सागरीय जल में जो गति उत्पन्न हुई उस गति को ही तरंग बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। और तरंग जब उत्पन्न हो गया तो ये तटों पर, जो सागर के निकट तट हैं उस पर, और तट के से दूरी पर सागर में कोई पथरीला भाग है तो उस पर, उस तरंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती। आमतौर पे सागरों में जो भी स्थलाकृति बनेगी वो या तो सागर के तट पर या सागर के निकट में पाए जाने वाले चट्टानी टुकड़ों, और इसमें आमतौर पे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां ही बनेंगी। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो है बहुत कम बनेंगी, जैसे बीच वगैरह है तो बताते हैं, लेकिन अधिकांश स्थलाकृतियां जो है वो अपर्दनात्मक प्रक्रिया से बनेंगी, इरोजनल एक्टिविटी से बनेंगी। और इस इरोजन की जो एक्टिविटी है वो इतने, जैसे जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, यानी जल जो मूवमेंट करता है उसको हम लोग हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से आप घर्षण, एब्रेशंस, वो जो रगड़ पैदा करता है उससे स्थलाकृतियां बनेगी। संधि घर्षण, दो पत्थरों के टकराने से जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे भी स्थलाकृति की, सागरीय जल में पत्थर भी रहेंगे वो भी आकर के फ्रिक्शन पैदा करेंगे। इसी प्रकार से घूलन क्रिया, बहुत सारे जो तटीय भाग हैं उसके चट्टाने जो है वो काफ़ी सॉफ्ट पाए जाते हैं जगह जगह पर, तो उसको सागरीय जल घोल लेंगी, तो घोल लेंगी तो वहाँ पर स्थलाकृति का निर्माण है। इसी प्रकार से जल दाब, हाइड्रोलिक प्रेशर भी बनता है, वो प्रेशर्स भी जो है सागरों में स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी अधिकांश आकृतियाँ जो हैं वो टेम्पोररी होती हैं। जैसे और जगहों पर हम देखे थे, जैसे नदियों के द्वारा, उसमें अधिकांश आकृतियां परमानेंट थी, जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी परमानेंट, जलप्रपात परमानेंट। हाँ, मियांडर परमानेंट नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होते रहें, लेकिन अंत में जो डेल्टा बनता था वो परमानेंट, उसमें बढ़ घट सकता था लेकिन बन गया तो बन। लेकिन सागरीय जल में जो बनता है वो अधिकांशतः टेम्पोररी होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं। उसी क्रम में कौन कौन से बनते हैं वो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला है तटीय भृगु, कोस्टल क्लिफ। ये कोस्टल क्लिफ क्या है? तो जो खड़ा तट है, किसी खड़े तट को हम लोग भृगु बोलते हैं, यानी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जरा देख लीजिए कैसे बनता है। जो इसका मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है कि आप मान लीजिए कि ये किनारा है, ठीक है, और ये जो है वो समुंदर है। इसमें आपको देखना ही है कि जो ढलान है, जो मिट्टी जमी हुई है, वो इस प्रकार से जमी हुई है, ठीक है। ये क्या है? इतना भाग, ये वाला भाग जो है वो मिट्टी या पत्थर है, और ये जो है वो सागरीय तल है। ये भाग क्या हो गया? सागरीय तल। अब देखिए कि यहां से जो लहरें चल रही हैं, ये इस भाग का, जो मिट्टी वाला भाग है, इसका कटान करती है, यानी इरोजन करती है, ठीक है। अब जब इरोजन कर रही है इसका, तो फिर ये क्या रूप ले रहा है? तो ये रूप ले रहा है
कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये खत्म हो जा रहा है और इस प्रकार से ये एक खड़े ढाल के रूप में उदित होगा। तो यही जो खड़ा ढाल है, यही खड़ा ढाल जो है तटीय बिंदु या क्लिप्स के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? ये जो मैंने आपको यहाँ इंडिकेट किया है ये एक स्लोप है, ठीक है, और नीचे में जल है, इस स्लोप के ऊपर भी जल है। अब यहाँ पर ये तरंगे चल रही हैं महासागर की, तो इसका कटान कर रहा है। ये जो इस ग्रीन कलर का आप देख रही हैं, तो ये कटान कर रहा है। कटने के बाद क्या हुआ, ये कट गया पूरी तरीके से, तो ये खड़ा ढाल हो गया। तो ये खड़ा ढाल की आकृति जो है वही बिंदु, वही क्लिप कहलाती है। क्लियर? आपको देखना होगा, ये तो मुंबई वगैरह में जाइएगा तो मुंबई वगैरह में आमतौर पे बीच मिलेगा, तो स्लोप है। लेकिन उसके किसी खंड में किसी जगह पर जाइएगा तो खड़ा ढाल। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जहाँ पर खड़ा ढाल अभी देख रहे हैं वहाँ पर किसी समय में इसी ढंग से बीच था, लेकिन सागरीय तरंगों के माध्यम से चूंकि वहाँ पर जो बीच था उसके पत्थर या उसके मिट्टी मुलायम थे और वहाँ पर ज़्यादा सागरीय तरंगे दबाव डाल रही थी, जल गति क्रिया हो रहा था, तो वहाँ पर के मिट्टी को या कंकड़ पत्थर को बहा करके सागर ले गई और जो बचा हुआ ठोस पथरीली भाग था वो खड़े ढाल के रूप में खड़ा हो गया। तो इसी को क्लिप बोलते हैं। मुंबई में जाइएगा तो इस तरह के भूदृश्य आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। अब देखिए दूसरी जो आकृति है उसको बोलते हैं तटीय कंदरा। यानी कोस्टल केव्स। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो खड़ा ढाल अगर है और इस खड़ा ढाल में दो असमान प्रकृति के चट्टानें, असमान प्रकृति का अर्थ क्या हुआ कि नीचे वाला भाग जो है वो मुलायम हो और ऊपर वाला भाग कड़ा। जो ऊपरी भाग है वो कड़ा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सागरीय तरंगे हैं, जो कोस्टल करंट है, ये सागरीय तरंगे इस जो मुलायम भाग है नीचे वाला उसका अपवर्तन कर देगी, इरोजन कर देगी। किस कारण से? जल गति क्रिया के माध्यम से। जल जो जाके टकराएगा तो ऊपर वाला भाग कड़ा है, नीचे वाला भाग मुलायम है, तो नीचे वाले भाग का अपवर्तन करेगा। कैसे? उसको ऐसे देख लीजिए कि इस तरह का मान लिया जाए आकृति, ठीक है। अब यहाँ पर जल है, ये आधा भाग जो है कठोर चट्टान है और ये आधा भाग जो है मुलायम है। यहाँ पर कठोर लिख दीजिए और यहाँ पर मुलायम समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, जल गति क्रिया के माध्यम से यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है। तब चूंकि ये मुलायम है तो आकृति क्या, अपवर्तन इस भाग का होगा और ये अपवर्तित होकर के मुलायम भाग अंदर की ओर जो है धंस जाएगा और ये भाग जो धंसा हुआ भाग रहेगा, इसी भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, कंदरा, यानी केव। अब देखिए ये भी होता है कि कंदरा बन गया, बहुत दिनों तक रहा, ऊपर कड़ी चट्टानें हैं, भारी हैं। अब वो जो कड़ी चट्टानें बहुत दूर तक कड़ी नहीं है,
ऊपर में, वो एक सीमा पर जा करके जो है वो फिर मुलायम चट्टानों से मिल गई। तो ऐसी स्थिति में अंदर में कंदरा जो है बनता चला जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर वाला कड़ा चट्टान नीचे गिर जाएगा। तब फिर क्या बन जाएगा? तब फिर वो जो है फिर क्लिफ बन जाएगा। बात सुन रहे? तो इससे सागरीय तट का विस्तार होता है, इससे सागरीय तट का विस्तार होता है। इसको शहरी क्षेत्रों में जहां पर बड़े बड़े महानगर बन गए हैं, इसको रोकने के लिए आप मुंबई में जाके देखिएगा कि जगह जगह पर इसीलिए बड़ी ऊंची ऊंची बाउंड्री बना दी है। मान लिया रोड है समुद्र के किनारे, तो हर रोड के बगल में इस कटाव को रोकने के लिए, तरंग के इस कटाव को रोकने के लिए सागर के अंदर से जो है वो बाउंड्री का निर्माण किया गया है, ताकि तरंगे जो पड़े वो बाउंड्री पर पड़े और कोई कटाव नहीं हो। या फिर प्राकृतिक रूप से मैंग्रोव पौधा जो है वो उगा रहता है जगह जगह पर, तो मैंग्रोव पौधा भी इस तरह के कटान को रोकने में जो है वो सफल रहा है। तो मैंग्रोव पौधा के नहीं रहने से इन दो स्थलाकृतियों के परिणाम स्वरूप जो अस्थायी है, टेम्पोररी, सागरीय सीमा का विस्तार होता जा रहा है, कोस्ट का विस्तार हो जा रहा है, भूमि कटान जगह जगह पर होता है। ये नदियों में भी आप देखिएगा, खासतौर से हम लोग के बिहार में जो गंगा नदी बहती है, तो उसमें इस तरह की आकृतियां अस्थायी, नदी का जिस तरह से तरंग ज़्यादा हो तो वहाँ पर अंदर अंदर में काटती रहती है। तो क्या हुआ, वो कंदरा बन गया, ऊपर से खाली है, यहाँ तो चट्टान है नहीं, मिट्टी है, तो फौरन आप खड़े रहिएगा, देखिए कटान हुआ, कंदरा बना और उसके बाद फिर ऊपर वाला जो है भाग नीचे गिर गया। तो क्या हुआ साहब, तो फिर क्लिफ बन गया वो। तो ये भूदृश्य आपको गंगा नदी में जो कर्मनाशा नदी है, जो एक बॉर्डर बनाता है कर्मनाशा नदी, किसको, बिहार और उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ ये भूमि कटान बहुत देखने को मिलता है। उसके कारण क्या है कि कभी बिहार की भूमि उधर चली जाती है और कभी उत्तर प्रदेश की भूमि इधर चली जाती है। तो वहाँ का झगड़ा जो बहुत एक नदी के तट पर इसकी जमीन अगर कट गया हो तो वो मिट्टिया ला के जमा देता है इधर, तो इसका मतलब क्या, उसका खेत आ गया बिहार में, अब वो बिहारी हो गया कुछ दिन के लिए, फिर कट के उधर चला गया तो फिर उत्तर प्रदेश का वासी हो गया। तो ये झगड़ा जो है ये हम लोग के बिहार यूपी में इस तरह के देखने को मिला है। तो सागर में ही नहीं होता है, नदियों में भी कुछ मात्रा में ये। अब देखिए अगला है, तीसरी आकृति जो है वो प्राकृतिक मिहराब। सर डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार बुला कर। इंग्लिश होगा नेचुरल आर्ट। ये कैसे बनता है वो देखिए, इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है कि समुद्री तट से लगा हुआ जो समुद्री भाग है, ठीक है ना, इस समुद्री भाग में यदि उभरा हुआ चट्टान, क्या है, उभरा हुआ चट्टान, और इस उभरे हुए चट्टान पे दोनों ओर से जल गति क्रिया होती है, हाइड्रोलिक एक्शन होता है। जल गति क्रिया अगर होती है तो चट्टान के बीच के भाग में छेद हो जाता है, बीच का भाग में
छेद हो जाता है और इसी भाग से क्या होता है कि वो चट्टान मेहराब बन जाएगा। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल में ले, ऐसे आप ले सकते हैं कि ये समुंदर है, ठीक है, जल भरा हुआ है समुंदर में, और यहाँ पर मान लिया जाए कोई चट्टान था, ठीक है, इसके उस तरफ से भी पानी का अपरदन हो रहा है और इस तरफ से भी पानी का अपरदन हो रहा है, दोनों साइड। तब क्या होगा, ये बीच वाला जो भाग है ये अपरदित हो जाएगा और फिर उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो अपरदन के पश्चात उसकी आकृति जो है वो इस प्रकार से होगी, यानी ऊपर ऊपर इस ढंग से पत्थर रहेंगे लेकिन बीच वाला भाग जो है वो खाली। तो ये अपर्दित भाग है। क्या भाग है? अपर्दित भाग। तो यही जो अपर्दित भाग है ना, यही किस का निर्माण कर दिया? मेहराब। अब बात समझ में आई? अब ये भी परमानेंट नहीं है। देखिए यह मेहराब कैसे चेंज करता है, इससे अगला आगे चल करके अलग एक आकृति बन रही है और उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। चौथी आकृति जो बन रही है वो है स्टैक। ये किस ढंग से बन रही है साहब? तो यदि मेहराब का, यदि मेहराब जो है समाप्त हो जाता है, तो जो मेहराब की बची हुई आकृति, इसकी बची हुई जो आकृति बनेगी, उसी बची हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैक। जैसे इसको मैपिंग करके इस ढंग से समझा जा सकता है कि ये आपको जल भरा हुआ है, और यहाँ पर मेहराब जो है वो बन गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो भाग है ऊपर का, समुद्री लहरें आ रही हैं, इसको अपर्दित कर दे रही है, इस भाग का अपर्दन। तो क्या बचेगा? ये इस तरीके से खड़ा हुआ जो भाग बच जाएगा, बीच वाला खत्म हो गया, तो यही जो खड़ा हुआ भाग बन जाएगा, इसी को हम लोग स्टैक बोलते हैं। अब इसमें भी अपर्दन होते होते विलुप्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये भी टेम्पोररी हो, ठीक है ना। हमने जो शुरू में बोला था कि अधिकांशता टेम्पोररी होंगे, अस्थायी होंगे, उसको हम दिखलाते हुए चल रहे हैं कि कैसे कैसे होंगे। उसके बाद पांचवा है कुलीन। कुलीन, इसको इंग्लिश से बोलते हैं बीच। ये कैसे बनता है कि सागरीय तरंगों के द्वारा तट पर बालू के जमाव से जो स्थलाकृति बनेगी, बनी स्थलाकृति में, तो ये समझिए कि परमानेंट रहती है कि सागर ज्वार भाटा आता है 24 घंटे में 2 बार, तो सिर्फ पानी ही नहीं ना आता है, उस पानी के साथ बालू भी जाता है, अनकंट्रोल होता है, तो उसमें कुछ अंश बिसते चला जाता है उसके तक, तो उससे एक बालू का एक पतला स्लोप, मंद ढाल नुमा एक स्लोप बन जाता है बालू का। उसी मंद नुमा ढाल वाला स्लोप की आकृति को जो है हम लोग बीच करते हैं, जो महानगरों में आमतौर पे बहुत लोकप्रिय स्थल होता है, लोग जाकर वहाँ शाम में बैठते हैं। अब देखिए अगली
स्थलाकृति दो है, रोधिका और रोध, ये दोनों को साथ साथ पढ़ाते हैं क्योंकि दोनों एक ही प्रकार की आकृति है, रोधिका और रोध। जब साथ साथ पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। रोधिका को बार्स बोलते हैं एंड, और रोध को बैरियर्स बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है कि अगर बालू का जमाव जो है, यहाँ तो बालू का जमाव एक मंद ढाल के रूप में हो रहा है। अगर बालू का जमाव खड़ा है, ठीक है, तो ये रोध हो गया। और इसमें एक अंतर ये है कि खड़ा तो है, लेकिन इस खड़ा बालू के जमाव अस्थायी है, टेम्पोररी है। क्यों? क्योंकि दूसरा लहर आया तो इस जमाव को खत्म कर देता है, ये बाउंड्री जो है टूट जाती है और जल आगे बढ़ जाता है। या जो ऊंचा वाला बालू का जमाव है ये जल में डूब जाता है। और दूसरा है कि ये ज्यादा ऊंचा है, ये जो बालू का जमाव है वो ज्यादा ऊंचा है और यहाँ पर यह स्थायी रूप ले लेता है। इतना ऊंचा है कि इससे सागरीय जल टकराती हैं तो वो इसको अपने अंदर नहीं समा पाती हैं, या इनके अस्तित्व को नहीं समा पाती, तो ये परमानेंट एक कोस्ट बन जाता है, एक बाउंड्री बन जाता है जिसके आगे जो है वो सागर की जल नहीं जा पाती। तो नेचुरली रूप से सागरों के माध्यम से अगर टेम्पोररी बाउंड्री बने तो उसको रोध बोलते हैं, और अगर परमानेंट बाउंड्री बने तो उसको रोधिका बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला जो है इसमें वो है स्पिट। हाँ, परमानेंट रोध होता है। देखिए ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का रोधी है और हाई स्पीड भी। और इसमें अंतर ये है कि ये बांध के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी परमानेंटली बांध, इसके आगे जल जो है वो नहीं। और इसमें रोधिका से या रोध से डिफर ये है कि इसमें बड़े बड़े स्टोन के जो है टुकड़े जो है वो साथ में रहते हैं, जिसके वजह से परमानेंट बांध। तो ऐसा स्थलाकृति कैसे बनता है? ऑलरेडी तट पर पहले से जो है वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं और बीच बीच में नहीं है। तो अब बालू आया और उसमें बीच बीच में भर दिया और पूरा एक प्लेन रोड जो है ऊपर से ऐसा लगा कि निर्मित हो गया, तो यह स्थायी रूप ले लेता है। अब देखिए कि अगला जो है वो हुक बोलते हैं। हुक ये क्या है कि जो ये तीनों, चाहे रोध हो, चाहे रोधिका हो, या चाहे स्ट्रिक्ट, इसका समुंदर के तरफ का भाग, समुंदर की ओर का भाग हुक नुमा हो जाता है, यानी हुक की तरह। ऐसे क्यों हो जाता है कि सागरीय जल के कारण, अपरदन के कारण उसका कुछ भाग बीच में धंस जाता है, जिसके वजह से वो रोध रोधिका स्पीड जो है वो आगे की ओर हुक की तरह निकला हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसको हुक के नाम जाते। ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, और ये भी जो है वो समाप्त हो जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सागरीय जल की अधिकांश स्थलाकृतियाँ जो है वो टेम्पोररी है, सिर्फ बीच को छोड़। तो अगले क्लास में हम लोग अंत में एक बचा हुआ है पवन के द्वारा बना स्थलाकृति, उसको कल की क्लास में देखेंगे, और उसके बाद इस प्रकार से स्थलाकृतियों का चैप्टर समाप्त होगा। थैंक यू।